नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम वितान पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ रहे थे। आज इसी पाठ का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। पटती का अर्थ होता है जचती, यानी कि लेखक कहता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि लता के गाने में करुण रस दिखाई देता है ना। करुण रस से युक्त गीत लता गाती हैं, किंतु लेखक कहता है मुझे ये बात जरा भी नहीं जचती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति, मुग्ध श्रृंगार का अर्थ होता है मन को रिझाने वाले प्रेम परक गीत। मुग्ध श्रृंगार अर्थात मन को रिझाने वाले प्रेम युक्त गीत की अभिव्यक्ति करने वाले मुग्ध या द्रुत लय। द्रुत लय का अर्थ होता है तेज धुन के गाने लता ने बड़ी उत्कृष्टता से गाए। उत्कृष्टता का अर्थ होता है तेजी से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शक का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक ने लता की गायकी की 2 कमियां बताई है कि करुण रस से युक्त गीत उन्होंने कम गाए हैं, प्रेम रस से भरे गीत उन्होंने ज़्यादा गाए हैं। यानी कि मन को रिझाने वाले प्रेम रस से युक्त गीत, श्रृंगार रस से युक्त गीत उन्होंने ज़्यादा गाए हैं, तो करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है। तो दूसरी उन्होंने बताई है कमी कि लता जो है सदैव ऊंची पट्टी में गाती है, यानी कि उसके राग जो है बहुत ऊंचे होते हैं। फिर ये भी कह रहा है कि इसमें लता का कितना दोष है या संगीत दिग्दर्शक का। दिग्दर्शक का अर्थ मैंने बताया था निर्देशक का, क्योंकि हो सकता है संगीत निर्देशक लोग ही उसे ऊंची पट्टी में गाने के लिए कहते हों और उसे बिना कारण ही चिल्वाते हों। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत में यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। प्रयोजनहीन का अर्थ होता है उद्देश्यहीन है, जिसका कोई उद्देश्य न हो। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि लोग इस तरह के प्रश्न करें कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है, तो लेखक कहते हैं ऐसा पूछना ही उद्देश्यहीन है, अर्थात ऐसे प्रश्न का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों ही अलग अलग है और दोनों की तुलना नहीं हो सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदयन का अर्थ होता है तेज धुन में गाना, और चपलता का अर्थ होता है चंचलता, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। गुणधर्म का अर्थ होता है स्वभाव है। चित्रपट संगीत का ताल क्या होता है? संगीत के ताल होते हैं। तो चित्रपट संगीत के ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत के ताल अपने परिष्कृत रूप में पाए जाते हैं, अर्थात उन्हें संवार कर प्रयोग में लिए जाते हैं। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी का अर्थ होता है धुन बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। अर्थात चित्रपट संगीत जो होते हैं, फिल्मी संगीत जो होते हैं, उनकी धुन जो है बिल्कुल आसान होती है और शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ गीत और आघात का अर्थ होता है चोट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच का अर्थ होता है स्वरों का बारीकी से प्रयोग करना। सुलभता का अर्थ होता है सरलता। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत गाने वाले जो संगीतकार हैं, उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि संगीतकार हैं तो संगीत के नियमों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो लता को भी संगीत के नियमों का ज्ञान है, तो शास्त्रीय संगीत की भी उत्तम जानकारी लता को भी है।
3-3.5 मिनट में गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायन की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में जो आनंद 3-3.5 घंटे की महफिल में मिलता है, वही आनंद लता के फिल्मी गीत में 3-3.5 मिनट में प्राप्त किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण के द्वारा लेखक ने बात समझाई है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विस्तृत का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक लिखे गए लेख, जीवन के रहस्य का विशद, विशद का अर्थ होता है व्यापक रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर का अर्थ होता है दिखाई देता है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि किसी, जैसे उदाहरण के द्वारा बात समझाइए, जैसे किसी लेखक की जीवनी को विस्तार से लेख में लिखा जाए और उसी जीवनी को कम शब्दों में किसी कहावत में या श्लोक में लिखा जाए, तो दोनों का अर्थ समान ही होता है। ठीक है, उसी तरह से लेखक कहना चाहते हैं, उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस, रस का अर्थ होता है आनंद, लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। ध्वनि मुद्रिका का अर्थ होता है संगीत के स्वर में, आस्वादित का अर्थ होता है अनुभव। तो 3 मिनट में लता के संगीत में वह आनंद, जो 3 घंटे में मिलने वाला आनंद था, वह लता की चित्रपट संगीत में 3 मिनट में वह आनंद अनुभव किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। अर्थात लता के संगीत में स्वर, लय और शब्दार्थ तीनों का त्रिवेणी संगम दिखाई देता है। और महफिल की बेहोशी, बेहोशी का अर्थ होता है मुग्धता, उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने के सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। फिर अंत में लेखक ये कहते हैं कि चाहे चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, किंतु अंत में रसिक का अर्थ होता है रस लेने वाला या आनंद लेने वाला। अर्थात किसके लिए बात आ रही है? श्रोता के लिए, कि अंत में श्रोता को आनंद देने का सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति किस गाने में कितनी है, यह उसी के आधार पर उसका महत्व ठहराना उचित होगा। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो। रंजक का अर्थ होता है आनंद देने वाला न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। अब लेखक कहता है कि यदि शास्त्रीय संगीत भी आनंद देने वाला न हो, अर्थात श्रोता 3-3.5 घंटे तक भी बैठे और आनंद न मिले, तो बिल्कुल नीरस लगेगा, अनाकर्षक प्रतीक होगा, अर्थात लोगों को आकर्षित नहीं करेगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन होता है, गानपन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि गाने का ऐसा अंदाज जो श्रोता को भाव विभोर कर दे, तो गाने में जो गानपन का गुण होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, पक्केपन का अर्थ होता है परिपक्वता की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि गाने का गानपन भी पक्के राग, ताल, सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता है, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर निर्भर करती है, अवलंबित रहती है, अर्थात निर्भर रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए? रसिक वर्ग कौन कहलाता है? श्रोता वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, यानी किस रीति का अर्थ होता है ढंग, किस ढंग से उसके बैठक बिठाई जाने का अर्थ होता है तालमेल बिठाया जाए, और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट होती है, अर्थात उसकी रंजकता में समाविष्ट होती है।
किसी मनुष्य का अस्थि पंजर का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र का अर्थ होता है तेलीय चित्र अर्थात ऑयल पेंटिंग। इन दोनों में जो अंतर होगा, कहने का आशय क्या निकला कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जैसा व्यक्ति है, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, किंतु उसी व्यक्ति का यदि ऑयल पेंटिंग बना दी जाए तो वह पेंटिंग सुंदर लगती है। इन दोनों में जो अंतर होता है वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। जिस तरह से शास्त्रीय ज्ञान में वो आनंद नहीं होता है जो उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में प्राप्त होता है। कहने का आशय है कि बिना रंजकता के तो शास्त्रीय संगीत मनुष्य की अस्थि पंजर के समान नीरस होता है।